नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई, राष्ट्रीयकृत बैंक, एनपीए, डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी ये क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे इस पर नियंत्रण किया जाता है, सबके बारे में एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक श्रृंखला है। इस श्रृंखला में सभी टॉपिकों से प्रश्न लिए गए हैं। एक एक करके सभी को समझते हुए चलते हैं। बैंकिंग प्रणाली का अर्थ और महत्व। बैंकिंग प्रणाली का अर्थ क्या है? देखिए, बैंकिंग प्रणाली से तात्पर्य उन संस्थाओं और नियमों को संपूर्ण तंत्र से है जो देश में धन का संचार, जमा, उधार और भुगतान व्यवस्था संचालित करती हैं। यह आर्थिक विकास का एक अहम स्तंभ है क्योंकि बैंक लोग और व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे आरबीआई का विस्तार से परिचय फिर करते हैं। आरबीआई की स्थापना वर्ष 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई का उद्देश्य क्या है? आरबीआई का उद्देश्य है देश की मुद्रा और बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति और अपस्फीति को नियंत्रित कर आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, बैंकिंग प्रणाली की निगरानी और विनियमन करना। आगे चलते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई? ये 1935 में हुई। 1 अप्रैल 1935 को मानी जाती है और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर इसी हिसाब से माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? ऑप्शन सी हमारा सही है। केंद्र सरकार के लिए रक्षा उपकरण बनाना यह आरबीआई का कार्य नहीं है, बाकी तीनों आरबीआई के कार्य हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रेपो रेट का अर्थ है, ऑप्शन ए हमारा सही है, बैंकों द्वारा आरबीआई के लिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर, इसको रेपो रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय बैंकिंग प्रणाली का नियामक है? ऑप्शन सी हमारा सही है, आरबीआई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर का तात्पर्य क्या है? बैंक के पास रखी जाने वाली नकदी का प्रतिशत। यह है हमारा ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, साथियों, यदि इसके बारे में आपको व्याख्या पढ़नी है या किसी और अन्य प्रश्न के बारे में व्याख्या पढ़नी है तो आप व्याख्या वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। यदि हम एक एक प्रश्न की व्याख्या को पढ़ते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए सारे टॉपिकों को जल्दी जल्दी कवर करते हैं। लेटर ऑफ लास्ट रिसोर्ट का कार्य कौन करता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, आरबीआई करता है। अगला प्रश्न, रिवर्स रेपो रेट का उपयोग आरबीआई किस लिए करती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, बैंकों से अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए करती है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली मुद्रा का सर्वाधिक मूल्यांकन किस नोट का है? ऑप्शन ए हमारा सही है, अभी तक का सबसे अधिक मुद्रा का नोट 2000 रुपए का है। अगला प्रश्न, भारतीय बैंकिंग प्रणाली में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि और ग्रामीण विकास को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है, मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण और मौद्रिक नीति बनाना।
अगला प्रश्न, भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए आरबीआई ने कौन सा प्लेटफॉर्म विकसित किया है? यूपीआई किया है। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरबीआई की कौन सी नीति आर्थिक मंदी के समय बैंकों को अधिक ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करती है? ऑप्शन बी हमारा सही है। रेपो रेट में कटौती करती है। यदि ब्याज दरें कम होंगी तो ज्यादा ऋण लेंगे। 13, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेडियो एसएलआर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है। बैंकिंग प्रणाली में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक आरबीआई का अधीनस्थ नहीं है? ऑप्शन डी हमारा सही है। विदेशी केंद्रीय बैंक आरबीआई के अधीन कार्य नहीं करता है। बाकी सारे बैंक आरबीआई के अंतर्गत अधीन होकर कार्य करते हैं। आरबीआई किस प्रकार की मुद्रा जारी करती है? ऑप्शन बी हमारा सही है। केवल नोट जारी करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है सरकार का बजट तैयार करना, इसकी नीति का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नीति आरबीआई के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है? ऑप्शन सी हमारा सही है। बजट नीति नहीं होती, बाकी सारी होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरबीआई के मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हमारा सही है। आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली के बजाय मुंबई में स्थित है। दिल्ली में इसकी शाखा है केवल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन बी हमारा सही है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ, आरबीआई का डिजिटल इंडिया पहल के तहत क्या योगदान है? ऑप्शन बी हमारा सही है। डिजिटल भुगतान प्रणालियों का विकास और प्रोत्साहन करना। आरबीआई डिजिटल लेन देन यूपीआई आईएमपीएस आदि को प्रोत्साहित करता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक क्या है? राष्ट्रीयकृत बैंक वे बैंक होते हैं जिनका स्वामित्व और नियंत्रण सरकार के पास होता है, यानी इन्हें सरकार द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है और ये जनता के हित में काम करते हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य व्यापक आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना होता है। ये राष्ट्रीयकृत बैंक का काम होता है। इसके बारे में और सामान्य जानकारी। भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारत में पहला बड़ा बैंकिंग राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। दूसरा राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ, जिसमें 6 अन्य बैंक शामिल किए गए। राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था उस समय? ग्रामीण और गरीब वर्ग तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, सहूलियतें पहुंचाना, आर्थिक समानता और वित्तीय समावेशन, किसान, मजदूर, छोटे उद्यमों और मध्यम उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और विश्वसनीयता बनाए रखना, ये हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों का कार्य था। भारत में पहला बैंकिंग राष्ट्रीयकरण कब शुरू हुआ? इससे संबंधित पहला प्रश्न हमारे सामने है। इसका आंसर ऑप्शन सी सही आंसर है। 1969 में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जैसे पीएनबी, एसबीआई, इस तरह के 14 बैंक हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत में बैंकिंग का दूसरा राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दूसरा 1980 में हुआ। साथियों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की वीडियो आगे मिलती रहेंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन सी हमारा सही है, ग्रामीण और गरीब वर्ग तक बैंकिंग सहूलियतें पहुंचाना या सुविधाएं पहुंचाना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है, मतलब सरकार के अधीन नहीं है? यह होगा हमारा आईसीआईसीआई, ये प्राइवेट बैंक है, बाकी सारे सरकारी बैंक हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किस सरकार द्वारा किया गया था? ऑप्शन बी हमारा सही है, इंदिरा गांधी सरकार के शासनकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक किस प्रकार के बैंक हैं? ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, सरकार के अधीन रहकर कार्य करते हैं। ये राष्ट्रीयकृत बैंक किसके अधीन काम करते हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, आरबीआई के अधीन काम करते हैं ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक का उदाहरण है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ये राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, ये सरकार के अधीन काम करते हैं, सरकार का नियंत्रण इन पर सीधा सीधा होता है। बाकी सारे एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सारे प्राइवेट बैंक होते हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किसका प्रयास था? ऑप्शन सी हमारा सही है, आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक किसके लिए ऋण सुविधा प्रदान करने में अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन सी हमारा सही है, छोटे किसान, उद्योग और गरीब वर्ग। आगे अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिग्रहण के बाद बैंकों के स्वामित्व में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ? ऑप्शन ए हमारा सही है, निजी से सरकारी स्वामित्व हुआ ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक किस मंत्रालय के अधीन काम करते हैं? ऑप्शन ए हमारा सही है, वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बैंक 1969 के राष्ट्रीयकरण में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन सा बैंक 1969 के राष्ट्रीयकरण में शामिल था? बैंक ऑफ बड़ौदा था, बाकी हमारे सारे प्राइवेट बैंक हैं, ये बाद में आए हैं। इस तरह से भी हम प्रश्न को सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकृत बैंक किसके माध्यम से गरीबों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करते हैं? उपरोक्त हमारे सभी हैं ये, शाखाओं के माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से, ग्रामीण बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से, सारे हमारे सही हैं। अगला प्रश्न, बैंकिंग के राष्ट्रीयकरण के कारण निम्न में से क्या बढ़ा? प्रश्न नंबर 15, आंसर हमारा बी सही है, वित्तीय समावेशन बढ़ा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक के संचालन में मुख्य चुनौतियों में से एक है, ऑप्शन ए हमारा सही है, राजनीतिक हस्तक्षेप, ये एक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक किस प्रकार के कर्ज का अधिक ध्यान देते हैं? प्रश्न नंबर 17, ऑप्शन हमारा बी सही है, कर्ज पर जो सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा दें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस बैंक को 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया? कैनरा बैंक को 1980 में राष्ट्रीयकृत किया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों में किसकी भूमिका प्रमुख है? ऑप्शन बी हमारा सही है, वित्तीय समावेशन और सामाजिक विकास की भूमिका प्रमुख है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीयकृत बैंक के तहत आने वाले बैंकों के निर्णयों में किसका प्रभाव होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, सरकार और आरबीआई का नियंत्रण। अगला एनपीए, एनपीए क्या है? एनपीए का अर्थ, एनपीए का पूर्ण रूप है नॉन परफॉर्मिंग असेट, जिसे हिंदी में गैर निष्पादित संपत्ति कहा जाता है। जब किसी बैंक द्वारा दिए गए कर्ज, ऋण या उधार पर ब्याज या मूलधन की किस्त
निर्धारित अवधि तक भुगतान नहीं हो पाती है, तब उस कर्ज को बैंक की गैर निष्पादित संपत्ति माना जाता है। प्रश्न नंबर 1 इससे संबंधित, आरबीआई के अनुसार एक कर्ज को एनपीए तब माना जाता है जब उसकी किस्त या ब्याज का भुगतान कितने दिनों तक बकाया रहता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, 90 दिनों तक जब बकाया रहता है तब वो एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। निम्न में से कौन सा एनपीए का प्रकार नहीं है? ऑप्शन सी लाभकारी एनपीए इसका प्रकार नहीं है। साधारण, संदिग्ध और दोषपूर्ण एनपीए इसके प्रकार हैं। अगला प्रश्न चलते हैं, दोषपूर्ण एनपीए की परिभाषा क्या है? प्रश्न नंबर 3, ऑप्शन बी हमारा सही है, ऐसा कर्ज जो 12 महीने से अधिक समय तक बकाया हो और जिसकी वसूली संदिग्ध हो। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, सरफाइसी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न नंबर 4, ऑप्शन बी हमारा सही है, बैंक को खराब ऋण वसूलने के अधिकार देना। एनपीए का प्रभाव निम्न में से किस पर सबसे अधिक पड़ता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, बैंक की आय पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, आरबीआई किस रिपोर्ट का उपयोग कर्जदार के क्रेडिट इतिहास की जांच के लिए करता है? ये है हमारा सिबिल, जिसकी जांच करके हमें नया कर्ज मिलता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एनपीए नियंत्रण के लिए बैंक निम्न में से कौन सा उपाय अपनाते हैं? प्रश्न नंबर 7, ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा बैंकिंग प्रणाली में एनपीए को कम करने के लिए है? तो ऑप्शन बी हमारा ऋण पुनर्गठन योजना अपनाना, ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारण एनपीए बढ़ाने में प्रमुख है? ऑप्शन बी हमारा सही है, खराब कर्ज मूल्यांकन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नुकसान युक्त संपत्ति लॉस असेट्स का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी ऋण जो बैंक के लिए हानि का कारण बन चुका है। एनपीए के कारण निम्न में से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, बैंक का अधिक लाभ कमाना। एनपीए को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एनपीए क्या है, बैंकिंग प्रणाली में एनपीए किसे कहा जाते हैं। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा डिजिटल बैंकिंग का विकास। 1990 के दशक में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत हुई। 2001 में इंटरनेट बैंकिंग की शुरुआत हुई। 2010 के बाद मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस जैसी सेवाएं आई। 2016 नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान में तीव्र वृद्धि हुई और 2020 डिजिटल रुपया, सीबीडीसी व एआई आधारित सेवाएं शुरू हुई। इससे संबंधित पहला प्रश्न हमारे सामने, भारत में डिजिटल बैंकिंग के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए किस वर्ष यूपीआई की शुरुआत की गई? यूपीआई की फुल फॉर्म साथियों लिख लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी हमारा सही है, 2016 में हुई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत सरकार का डिजिटल पेमेंट ऐप है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ये भारत सरकार का है भीम ऐप, बाकी सारे हमारे प्राइवेट हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, एईपीएस का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यूपीआई को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन सी हमारा सही है, एनपीसीआई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं,
एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी आप लिख लेना, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, यूपीआई 2.0 में निम्नलिखित में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? ऑप्शन बी हमारा सही है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट लिंकिंग। अगला प्रश्न, भारत में डिजिटल बैंकिंग यूनिट डीबीयूएस की स्थापना की घोषणा किस बजट में की गई है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 2022-23 के बजट में की गई है ये। अगला प्रश्न, यूएसएसडी बैंकिंग किस प्रकार के फोन उपभोक्ताओं के लिए है? ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, एनईएफटी में फंड ट्रांसफर किस आधार पर होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, बैच वाइज होता है ये। अगला प्रश्न, आईएमपीएस सेवा की एक प्रमुख विशेषता क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है, तत्काल फंड ट्रांसफर करना। आईएमपीएस की फुल फॉर्म भी आप लिख लेना, ये भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगला प्रश्न, डिजिटल रुपए सीबीडीसी किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किस संस्था द्वारा मनाया जाता है? ये आरबीआई द्वारा ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ये 2015 से शुरू हुआ, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है। अगला प्रश्न, आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार यूपीआई लेन देन पर क्या शुल्क है? प्रश्न नंबर 3। ऑप्शन सी हमारा सही है, कोई शुल्क नहीं है। अगला प्रश्न, कौन सा डिजिटल पेमेंट मोड क्यूआर कोड आधारित होता है? यूपीआई क्यूआर कोड आधारित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा साइबर खतरा डिजिटल बैंकिंग में सामान्य है? ऑप्शन ए हमारा सही है, फिशिंग, ये एक सामान्य सी बात है। अगला प्रश्न, डिजिटल बैंकिंग में केवाईसी का उद्देश्य क्या होता है? ग्राहक की पहचान सत्यापित कराना, ये केवाईसी का मुख्य कारण होता है। और केवाईसी की फुल फॉर्म भी आप लिख लेना, नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल बैंकिंग तकनीकी बायोमेट्रिक पहचान पर आधारित होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, एईपीएस होती है। अगला प्रश्न, डिजिटल बैंकिंग के संदर्भ में इंट्रोपरेबिलिटी का क्या अर्थ है? ऑप्शन सी हमारा सही है, विभिन्न बैंकिंग प्लेटफार्मों के बीच सेवा जारी रखना। अगला प्रश्न, भारत में डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था को नोडल एजेंसी माना जाता है? ये एनपीसीआई को माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी सेवा 24x7 उपलब्ध है? 24 घंटे 7 दिन। ऑप्शन डी हमारा सही है, ये हमारे तीनों सेवाएं कभी भी हम कर सकते हैं। आरटीजीएस भी, एनईएफटी भी, आईएमपीएस भी। अगला प्रश्न, यूपीआई क्या है? यूपीआई से संबंधित सामान्य जानकारी। यूपीआई की फुल फॉर्म आप नोट कर लेना। यूपीआई एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम एनपीसीआई ने विकसित किया है। यह मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंकों के बीच त्वरित धन स्थानांतरण को सक्षम बनाता है। यूपीआई के उदाहरण हैं आपके
भीम ऐप से, फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, अमेजोन पे से, इनसे आप यूपीआई करते हैं। यूपीआई के आंकड़े सामान्य जानकारी में दैनिक ट्रांजैक्शन 40 करोड़ प्रतिदिन का है। मासिक लेन देन रुपए 20 लाख करोड़ प्लस है। सक्रिय बैंक सदस्य 350 बैंक सदस्य इसमें सक्रिय हैं। बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय विस्तार यूएई, सिंगापुर, नेपाल, फ्रांस आदि देशों में यूपीआई सेवा विस्तार से चल रही है। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहला प्रश्न का आंसर, यूपीआई प्रणाली को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये हमारी ऑप्शन बी है, हमारी एनपीसीआई हमारी संस्था यूपीआई को संचालित करने वाली है। आगे अगला प्रश्न, यूपीआई को आधिकारिक रूप से कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 2016 में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा यूपीआई का लाभ नहीं है? ऑप्शन डी, ऑफलाइन ट्रांजैक्शन सपोर्ट। ऑफलाइन में यह नहीं होता है, सारे काम ऑनलाइन होते हैं। यह भी ठीक है, ऑप्शन ए, ये भी और ये भी बाकी ठीक हैं। अगला प्रश्न, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए अधिकतम सीमा 2025 तक क्या है? यह है हमारी ऑप्शन बी, 2 लाख रुपए तक हम अधिकतम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, यूपीआई पिन कितने अंकों का होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, 6 अंकों का होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा यूपीआई आधारित ऐप नहीं है? ऑप्शन डी हमारा सही है, आरटीजीएस यूपीआई आधारित नहीं होता है। बाकी सारे हमारे यूपीआई आधारित होते हैं। एनपीसीआई की स्थापना कब हुई? ऑप्शन सी हमारा सही है, 2008 में हुई है ये। अगला प्रश्न, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है, भारत इंटरफेस फॉर मनी है ये। अगला प्रश्न, भीम ऐप का नाम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है और इसका पूरा नाम भारत इंटरफेस फॉर मनी है। अगला प्रश्न, यूपीआई 2.0 में निम्नलिखित में कौन सी नई सुविधा जोड़ी गई है? ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए यूपीआई की शुरुआत भारत ने सबसे पहले किस देश के साथ की है? ऑप्शन ए हमारा सही है, सिंगापुर के साथ की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा प्राधिकरण यूपीआई की निगरानी करता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, आरबीआई करता है। यूपीआई ट्रांजैक्शन को प्रमाणीकरण के लिए क्या आवश्यक होता है? यूपीआई पिन आवश्यक होता है। यदि हम यूपीआई पिन डालेंगे तभी हमारा ट्रांजैक्शन होगा। यूपीआई भुगतान में वीपीए का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है ये। किस वर्ष यूपीआई में ऑटो पे फीचर जोड़ा गया? ऑप्शन बी हमारा सही है, 2020 में जोड़ा गया है ये। यूपीआई से पैसे भेजने के लिए किन दो खातों के बीच संबंध आवश्यक होता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, सेंडर और रिसीवर के खातों का संबंध आवश्यक होता है। यूपीआई आधारित भुगतान में लेन देन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, इमीडिएट होता है एकदम। अगला प्रश्न, भारत सरकार का कौन सा डिजिटल इंडिया अभियान यूपीआई से सीधे जुड़ा है?
ऑप्शन बी हमारा सही है, डिजिटल इंडिया जुड़ा है इससे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन में शुल्क क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है, जीरो, निशुल्क है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। 123 पे सुविधा यूपीआई से किसके लिए शुरू की गई है? ऑप्शन सी हमारा सही है, फीचर फोन उपभोक्ताकर्ता के लिए की गई है। यूपीआई आईडी का सामान्य प्रारूप क्या होता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, name@बैंक नेम, ये सामान्य प्रारूप होता है। आरटीजीएस क्या है? आरटीजीएस का रूप, आरटीजीएस की फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम है। आरटीजीएस एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो बड़ी राशि के फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाती है। इसमें लेन देन रियल टाइम यानी तुरंत और ग्रास सेटलमेंट प्रत्येक लेन देन अलग से नोटिस के बिना के आधार पर होता है। खास तौर से यह प्रॉपर्टी संबंधित बैनामा करने के लिए यह किया जाता है। बैनामे में इसका प्रयोग आरटीजीएस किया जाता है। इसमें विक्रेता के खाते में तुरंत पैसा पहुंच जाता है। आरटीजीएस का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन हमारा बी सही है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम है। आरटीजीएस प्रणाली का संचालन किस संस्था द्वारा किया जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरटीजीएस के माध्यम से न्यूनतम राशि ट्रांसफर की जा सकती है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आरटीजीएस के अंतर्गत अधिकतम ट्रांसफर सीमा क्या है? कोई अधिकतम सीमा नहीं है। साथियों, इसी क्रम में मैं सारे प्रश्न जल्दी जल्दी आपको दिखाता चल रहा हूं। वीडियो हमारी थोड़ी लंबी हो गई है। आरटीजीएस प्रणाली कब से 24x7 उपलब्ध है? ये आपके दिसंबर 2020 से हमारी शुरू है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आरटीजीएस का प्रमुख उपयोग किसमें किया जाता है? बड़ी राशि का तत्काल ट्रांसफर में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। निम्न में कौन से आरटीजीएस की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? बैंक प्रोसेसिंग इसकी एक विशेषता नहीं है। आरटीजीएस प्रणाली का शुभारंभ भारत में कब हुआ? तो ये हमारा 2004 से यह शुरू माना जाता है। 26 मार्च 2004 को इसकी शुरुआत हुई। आरटीजीएस किस प्रकार की भुगतान प्रणाली है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट ये प्रणाली है ये। अगला प्रश्न, आरटीजीएस का प्रयोग किसके लिए उपयुक्त नहीं है? मोबाइल रिचार्ज के लिए उपयुक्त नहीं है, बाकी हमारे ऑप्शन ए, सी और डी तीनों के लिए है। अगले प्रश्न के लिए चलते हैं। आरटीजीएस में ट्रांजैक्शन किस आधार पर प्रोसेस होता है? व्यक्तिगत लेन देन के आधार पर होता है। अगला प्रश्न, एनईएफटी की तुलना में आरटीजीएस की प्रमुख विशेषता क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आरटीजीएस लेन देन के लिए कौन सी जानकारी आवश्यक नहीं है? लाभार्थी का आधार नंबर ये हमारा जरूरी नहीं होता है। जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। आरटीजीएस में ग्रॉस शब्द का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी व्यक्तिगत आधार पर सेटलमेंट है ये। अगला प्रश्न, आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर कौन कर सकता है? कोई भी बैंक खाता धारक कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आरटीजीएस प्रणाली में निधियों का निपटान कैसे होता है? ये तुरंत होता है, तत्काल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आरटीजीएस प्रणाली का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी हमारा सही है, उच्च मूल्य लेन देन के तुरंत निष्पादित करना। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। आरटीजीएस के अंतर्गत कार्य दिवसों की बाध्यता कब समाप्त हुई है? दिसंबर 2020 से यह समाप्त हुई है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एनईएफटी किसे कहते हैं? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका पूरा नाम है। प्रतिबंधी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जिसकी सहायता से व्यक्ति या संस्थान एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर कर सकते हैं। यह प्रणाली भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा संचालित की जाती है। इससे संबंधित पहला प्रश्न हमारा सामने। एनईएफटी प्रणाली का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये आरबीआई के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, एनईएफटी प्रणाली में धन का निपटान कैसे होता है? ये बेंचों में होता है। अगला प्रश्न, इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या। एनईएफटी एक बेंच आधारित प्रणाली है जिसमें लेन देन हर 30 मिनट के अंतराल पर निपटाए जाते हैं। एनईएफटी प्रणाली को 24x7 किस वर्ष से कार्यशील किया गया है? 2020 से किया गया है। ये भी आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एनईएफटी प्रणाली के माध्यम से न्यूनतम लेन देन की सीमा क्या है? कोई न्यूनतम लेन देन की सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, एनईएफटी लेन देन के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसके लिए आधार संख्या आवश्यक है। एनईएफटी किस प्रकार का भुगतान तंत्र है? ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है ये। अगला प्रश्न, यदि एनईएफटी के जरिए गलती से गलत खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो इसको रिफंड तभी होता है जब प्राप्तकर्ता सहमत हो। अगला प्रश्न, एनईएफटी प्रणाली किसके लिए उपयुक्त है? आम नागरिक और व्यवसाय दोनों के लिए यह उपयुक्त है। अगला प्रश्न, आईएफएससी कोड में कुल कितने वर्ण होते हैं? आईएफएससी कोड में 11 वर्ण आपके होते हैं। आगे चलते हैं। एनईएफटी प्रणाली में शुल्क किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, आरबीआई के द्वारा यह निर्धारित किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा निकाय एनईएफटी को तकनीकी रूप से संचालित करता है? आरबीआई इसको संचालित करती है। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। एनईएफटी में एक दिन में कुल कितने बेंच हो सकते हैं? 24x7 सेवा के तहत आपके 96 बैच हो सकते हैं। आरबीआई द्वारा एनईएफटी सेवा को 24x7 करने का उद्देश्य क्या था? बैंकिंग को डिजिटल बनाना। एनईएफटी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बिना शुल्क के यह कार्य करती है। आगे चलते हैं। एनईएफटी के लिए कौन सा कोड अनिवार्य होता है? आईएफएससी कोड जरूरी होता है। यहाँ आधार नंबर इतना जरूरी नहीं होता है। एनईएफटी लेन देन किस रूप से निष्पादित होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रूप से निष्पादित होते हैं। अगला प्रश्न, एनईएफटी प्रणाली में प्राथमिक जोखिम क्या है? तो हमारा ऑपरेशनल रिस्क सबसे ज्यादा है यहाँ। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन एनईएफटी सेवा का उपयोग कर सकता है? कोई भी खाता धारक इसका उपयोग कर सकता है। आरबीआई ने एनईएफटी प्रणाली में इंटरऑपरेबिलिटी को किसके लिए लागू किया है? ऑप्शन हमारा बी, भुगतान बैंकों के लिए इसको किया गया है। इसी के साथ साथियों हमारा लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न में एनईएफटी प्रणाली में बैंक को लाभार्थी को राशि स्थानांतरित करने में अधिकतम कितनी देरी होनी चाहिए? 2 घंटे की देरी होनी चाहिए। इस बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अंतिम प्रश्न के साथ हमारा यह टॉपिक पूरा होता है। साथियों, यदि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।